नमस्कार। खबर दुनिया में आज देखेंगे, इजराइल बना यहूदी राष्ट्र, ट्रंप ने रूस की दखलंदाजी पर मानी अपनी गलती, तुर्की में खत्म हुआ आपातकाल और पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए बढ़ रहा है खतरा। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में बात करेंगे मेहनती कर्मचारी और रहमदिल मालिक की, और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इजराइल की संसद ने उस विवादास्पद विधेयक को आखिरकार पारित कर दिया जो आधिकारिक रूप से अब इसे यहूदी देश बनाएगा। इस कानून के पास होने के बाद अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि देश में रह रहे अरब नागरिकों के साथ बड़े स्तर पर भेदभाव होगा। इस गुरुवार इजराइल की संसद में लंबी बहस और भारी विरोध के बीच आखिरकार वह विधेयक पारित हो ही गया जो इजराइल को विशेष रूप से एक यहूदी राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करता है। यहूदी राष्ट्र दर्जा विधेयक ने अरबी को आधिकारिक भाषा से हटा दिया है। अब तक हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषा थी, लेकिन अब केवल हिब्रू को ही इसका दर्जा मिलेगा, जबकि अरबी को अब विशेष दर्जा दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि यहूदी बस्तियों का विस्तार राष्ट्र हित में है, जबकि ऐसी बस्तियों के विस्तार को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पश्चिमी तट पर यहूदी बस्तियों के विस्तार की आलोचना करता रहा है। बिल में यह भी कहा गया कि पूरा और एकजुट यरूशलेम इसकी राजधानी है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन भी यरूशलेम पर अपना दावा जताता है। इजराइल के अरब सांसदों ने यहूदी राष्ट्र बिल का विरोध किया। 62 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिए, जबकि 55 इसके खिलाफ थे। हालांकि इजराइल के राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल की आपत्तियों के बाद कुछ हिस्सों को विधेयक से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल की करीब 90 लाख की आबादी में 20% इजरायली अरब हैं। उनके पास कानून के तहत समान अधिकार हैं, लेकिन वे लंबे समय से दोयम दर्जे के नागरिकों जैसे व्यवहार किए जाने की शिकायत करते रहे हैं। उनका कहना है कि उनके साथ भेदभाव होता है और वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सेवाओं में खराब प्रावधान का सामना करते हैं। अरब सांसद अहमद टिबी का कहना है कि विधेयक का पास होना लोकतंत्र की मौत को दर्शाता है, जबकि अरब एनजीओ अदालाह ने कहा इस बिल को पारित करके नस्ल भेदी नीतियों को बढ़ावा देने के साथ जातीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे निर्धारक क्षण बताते हुए इसकी तारीफ की। देश की दक्षिणपंथी सरकार द्वारा समर्थित विधेयक में कहा गया है कि इजराइल यहूदी लोगों की ऐतिहासिक मातृभूमि है और यहाँ उनके पास राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का पूर्ण अधिकार है। पिछले सप्ताह नेतन्याहू ने इस कानून का बचाव करते हुए कहा था कि इजराइल के लोकतंत्र में हम नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता बरकरार रखेंगे, लेकिन बहुमत के पास वे अधिकार हैं और बहुमत ही फैसले करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में यह विधेयक स्थितियों को सुधारने की जगह और खराब करेगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस लोकतंत्र का तकाजा दे रहे हैं उसका आडंबर जाहिर है। कुछ ऐसा ही आडंबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों में भी नजर आता है, पर फिलहाल तो उनकी बातों में उलझन अधिक नजर आ रही है। एक ओर वो रूस को कोसते हैं और दूसरी ओर उसके साथ भी बने रहना चाहते हैं। अमेरिका के चुनाव में रूस के हस्तक्षेप का मुद्दा अरसे से उठता रहा है। इस हफ्ते हेलसिंकी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शिखर वार्ता हुई तो उसमें भी अनुमान था कि यह मुद्दा उठेगा, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिकी चुनाव में छेड़छाड़ के मुद्दे पर उन्हें अपनी खुफिया एजेंसियों पर भरोसा है या नहीं, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें CIA चीफ ने बताया था कि रूस ने हैकिंग को अंजाम दिया है, लेकिन वह इस पर आश्वस्त नहीं थे। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि रूस के पास ऐसा करने का कोई कारण है। ट्रंप के इस बयान पर एरिजोना से सेनेटर जेफ फ्लेक ने ट्वीट किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी देखूंगा जब हमारे राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करेंगे और रूसी आक्रामकता के लिए अमेरिका पर ही आरोप लगाएंगे। यह शर्मनाक है। ट्रंप के इस रुख की अमेरिकी मीडिया में भी काफ़ी आलोचना हुई। सांसदों ने इसे देशद्रोह जैसा बयान करार दिया। CNN ने पूर्व रिपब्लिकन सांसद और एक्सपर्ट जोए वॉल्श के हवाले से कहा कि ट्रंप ने जो किया वह देशद्रोह है, वे अमेरिका के लिए जीता जागता खतरा हैं। हालांकि अब व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप अब भी खतरा बना हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा, हमें विश्वास है कि खतरा अभी भी बना है, इसलिए हम इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप और उनका प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है। जिस तरह रूस ने पूर्व में चुनाव में दखल दिया वह ऐसा दोबारा नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने उस बयान से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि वे 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल करने के अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दावों को सही मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि इस मामले में सफाई देनी चाहिए।
ट्रांसक्रिप्ट के तहत मुझे क्यों नहीं किया होगा बोलना था, लेकिन मैंने गलती से क्यों किया होगा कह दिया। क्यों किया होगा और क्यों नहीं किया होगा, शब्दों की ऐसी गफलत में ट्रंप ने फिलहाल अपना बचाव कर लिया है, लेकिन ये अब भी स्पष्ट नहीं हुआ कि रूस और अमेरिका के संबंध बिगाड़ने के लिए उन्होंने FBI को जो जिम्मेदार माना था, तो अपने उस स्टैंड पर वे अब भी कायम हैं या नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में ट्रंप अपने इस बयान से भी पलटते नजर आएं। खैर, बढ़ते हैं तुर्की की ओर, जहां 2 साल पहले लगाया गया आपातकाल आखिरकार अब खत्म कर दिया गया है। 2 साल पहले तुर्की में लगाया गया आपातकाल खत्म हो गया है। हालांकि विपक्ष को आशंका है कि अब इसकी जगह और ज्यादा दमनकारी कानून वैध तरीके से लागू किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में तख्तापलट की नाकाम कोशिश, अंकारा पर बमबारी और इस्तांबुल में हुई हिंसक झड़पों में 249 लोगों की मौत के बाद आपातकाल लगाया गया था। यह सामान्य तौर पर 3 महीने के लिए लागू रहता है, लेकिन तुर्की में इसकी अवधि 7 बार बढ़ाई गई, पर अब सरकार ने तय कर लिया कि यह 8वीं बार नहीं बढ़ाया जाएगा। आपातकाल के दौरान करीब 80,000 लोगों को हिरासत में लिया गया और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले बहुत से लोगों की नौकरियां भी गईं। इस दौरान न सिर्फ फेतुल्ला गुलेन के कथित समर्थकों, तख्तापलट के दोषी माने जाने वाले अमेरिका के धर्म प्रचारकों को निशाना बनाया गया, बल्कि कुर्द कार्यकर्ताओं और वामपंथियों को भी निशाने पर रखा गया। पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एर्दोआन ने कहा था कि सत्ता में वापसी के साथ ही वे आपातकाल खत्म कर देंगे, लेकिन विपक्ष के नेता संसद में प्रस्तावित किए गए सरकार के उस नए कानून को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जिसमें आपातकाल के कुछ बेहद सख्त पहलुओं को औपचारिक बनाने की बात कही गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का कहना है कि नया कानून अपने आप में एक आपातकाल जैसा है। एर्दोआन को दोबारा एक नई व्यवस्था के तहत चुना गया है, जो उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी तुर्की नेता को दी गई शक्तियों से ज्यादा शक्तियां उपलब्ध कराता है। अब इस नई प्रणाली के तहत उनके पास सभी सरकारी मंत्रालयों, सार्वजनिक संस्थाओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए एक अमेरिकी पादरी को रिहा नहीं करने पर रोष प्रकट किया है और एर्दोआन से उन्हें छोड़ने की अपील की है। एंड्रयू ब्रेंसन एक प्रोटेस्टेंट चर्च चलाते हैं और उन्हें आतंकवाद के आरोप में पहली बार 2016 में हिरासत में लिया गया था। तब से अब तक उनकी रिहाई को 3 बार टाला जा चुका है। यह मुद्दा अमेरिका और तुर्की के रिश्तों में आई दूरियों का एक बड़ा कारण बन चुका है। अमेरिकी पादरी की रिहाई अमेरिका और तुर्की के रिश्तों का भविष्य तय करेगी। फिलहाल बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, जो चुनाव से एन पहले अपनी बेटी समेत जेल में डाल दिए गए, लेकिन अब वे रेस्ट हाउस में रखे जा सकते हैं, जहां पहले दूसरे राजनेता हिरासत में रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान की जेल में हैं, लेकिन वहां उनकी सुरक्षा की चिंता प्रशासन को सता रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ अदियाला जेल में कैदियों ने नारेबाजी की, तो अब जेल प्रशासन ने उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया है। माना जा रहा है कि जेल प्रशासन शरीफ और उनकी बेटी को सिहाला रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर सकता है। इसके लिए सिहाला रेस्ट हाउस में एक बम निरोधक दस्ता भेजा गया, ताकि शरीफ और मरियम को भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसर में किसी तरह का विस्फोटक न हो। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे शरीफ के लिए जेल में रहना असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जेल में बहुत से कैदी ऐसे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों के दोषी हैं। भले ही शरीफ और उनकी बेटी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन खतरा फिर भी बरकरार है। अदियाला जेल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी की गई है, क्योंकि शरीफ और मरियम से मिलने बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। सिहाला लॉज को फूल, पेंटिंग और तस्वीरों से सजाया गया है। यहाँ कैदियों को एक डबल बेड, 2 कुर्सियाँ और एक टेबल दी जाएगी। आपको बता दें कि यह वही लॉज है जहाँ पूर्व राष्ट्रपति और PPP के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को 1996 में हिरासत में रखा गया था, जब उनकी सरकार गिरी थी। अन्य राजनेताओं को भी इस रेस्ट हाउस में रखा जा चुका है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार की रात को लंदन से लौटने के बाद लाहौर हवाई अड्डे से नवाज शरीफ और मरियम को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि लौटने से पहले नवाज ने कहा था कि मुझे पता है मेरे जाते ही मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मगर यह पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं अपनी अचेतन अवस्था में पड़ी पत्नी को छोड़कर पाकिस्तान की भलाई के लिए आ रहा हूँ। वहीं मरियम का भी एक भावुक बयान आया था कि मैं अपनी माँ को गंभीर स्थिति में छोड़कर आई हूँ। मैं और मेरे पिता बेहोशी की हालत में उनसे मिले और जब हम वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और हमारी तरफ देखा, लेकिन बात नहीं कर सकी। मैं चाहती हूँ वे ठीक हो जाएं और मैं उन्हें गले लगा सकूं। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से पाकिस्तान के चुनाव में उलटफेर हो सकते हैं। वैसे पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी का दावा है कि अगर चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN जीतती है तो उनके छोटे भाई शाहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
उनके इस दावे में कितना दम है, ये 25 जुलाई के बाद ही साफ हो पाएगा। अब नजर डालते हैं एक संभावित आर्थिक गलियारे पर जो चीन म्यांमार के साथ बना सकता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की तर्ज पर ही चीन म्यांमार के साथ भी इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण के लिए समझौता करने के करीब पहुंच गया है। म्यांमार के एक वरिष्ठ अधिकारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन यू आंग नेंगो ने कहा कि दोनों देश जल्द ही आर्थिक गलियारे के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह कदम म्यांमार में बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचार सुविधाओं को सुधारने और परिवहन कृषि की स्थिति सुधारने के लिए हुए बड़े समझौते के आधार पर ही उठाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सरकार जल्द इस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहती हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां रोड़ा बन रही हैं। म्यांमार के कई हिस्सों में जातीय संघर्ष और नागरिकों के एक वर्ग में चीन विरोधी भावनाएं इनमें शामिल हैं। म्यांमार को डर है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से वो चीन के कर्ज में डूब सकता है। इसी कारण से वह पहले भी चीन की आर्थिक मदद से बनाए जाने वाले बांध परियोजना को रद्द कर चुका है। योजना के मुताबिक यह कॉरिडोर चीन के यूनान प्रांत को म्यांमार के 3 आर्थिक केंद्रों मांडले, यंगून, न्यू सिटी और क्यापू स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर के जरिए म्यांमार के यंगून और हिंसाग्रस्त रखाइन राज्य के बीच आवागमन को भी सुधारा जाएगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक्सपर्ट पेंग नियान ने लिखा, आर्थिक गलियारे को लेकर इस समझौते से यह दिखता है कि चीनी निवेश को लेकर संदेह अब खत्म हो रहा है। इसके अलावा म्यांमार खुद को CMEC के जरिए इस क्षेत्र में शामिल करना चाहेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की धीमी गति से असंतुष्ट है। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। अमेरिका के अल्बामा के एक शख्स के लिए नई नौकरी में समय से पहुंचने का जज्बा काफी फायदेमंद साबित हुआ। वॉल्टर कार्ड नाम का यह युवा लगभग 20 मील दूर पैदल चलकर अपने ऑफिस गया, लेकिन उससे उसका कितना फायदा हुआ आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल अल्बामा के रहने वाले वॉल्टर कार को अपनी पहली नौकरी मिली, जिसके लिए उन्हें घर से 20 मील दूर जाना था। वक्त पर पहुंचने के लिए वे रात को ही तैयार होकर घर से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। पहली जॉब होने के कारण वे लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए युवा वॉल्टर पैदल ही चल पड़े। वे अल्बामा से साउथ पेलहम के लिए रात 11:30 बजे निकले और काफ़ी दूर चलने के बाद थक कर एक जगह बैठ गए। तभी वहाँ के एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने देखा और पूछताछ की तो वॉल्टर ने सारा किस्सा बयां किया। उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। पुलिस अधिकारी ने वॉल्टर को कुछ खाने को दिया और आराम करने के लिए एक चर्च में भी ठहराया। वॉल्टर की शिफ्ट सुबह 8 बजे शुरू होनी थी, लिहाजा वे चर्च में थोड़ी देर रुक गए और सुबह 4 बजे ऑफिस पहुंच गए। वापसी के समय भी वॉल्टर के पास कोई कार नहीं थी, इसलिए उन्हें पैदल ही आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर उनकी मदद के लिए एक पुलिसकर्मी मिल गए। वह भी वॉल्टर की कहानी से काफ़ी प्रभावित हुए और उनकी कहानी को फेसबुक पर शेयर कर दिया। इस स्टोरी को जब वॉल्टर की कंपनी के CEO लूक मार्कलिन ने पढ़ा तो वे उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी गाड़ी वॉल्टर को गिफ्ट कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी कम ही होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनकी इज्जत ज़रूर करनी चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है यह तो सुना था, लेकिन मेहनत और लगन का फल कार भी हो सकता है, यह वॉल्टर की कहानी से साबित हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।